बच्चों, यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा कि हम 10th क्लास के अंसाल को सॉल्व कर रहे हैं और हमने एक सेट को सॉल्व भी कर लिया था, ठीक है ना। तो आज हम एक नया सेट नंबर 2019 का बेटा सेट नंबर है बेटा 824 वीके, ठीक है ना। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी अपना सेट खोल लें और मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़ता चल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सेट नंबर पहले लिख दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखो ध्यान से, सेट नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेट नंबर आपका क्या है। सेट नंबर कितना है 2 और बेटा ये 2019 का है, 2019 का। और यहाँ पे सेट नंबर हमने लिख दिया 824 वीके। ये आपका बेटा पेपर कोड था। तो सभी बच्चे ये फटाफट इसको खोल लेंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में सबसे पहला ऑप्शनल क्वेश्चन है बेटा खंड का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या कह रहा है। फर्स्ट का ये कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखना होगा, ठीक है ना। तो मैंने दो तरह के आपको दर्पण पढ़ाए थे। दर्पण दो तरह के होते हैं बच्चे, एक अवतल दर्पण हमने पढ़ाया था बेटा, एक उत्तल दर्पण पढ़ाया था। तो ये भी आपको पता है कि मैंने उसमें बताया था आपको कि जो अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है बेटा वास्तविक बनता है, और वास्तविक बनता है। और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा बच्चा वो क्या होगा बेटा, हमेशा उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है और छोटा बनता है। केवल एक स्थिति ऐसी होती है बेटा कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते थे, ध्रुव और फोकस के बीच रखते थे अवतल दर्पण में, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता था वो दर्पण के पीछे बन जाता था। और जब भी दर्पण के पीछे बनता था तो आभासी बनता था, और जब भी आभासी बनता था बेटा सीधा बनता था और वस्तु से बड़ा बनता था। तो आपसे यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कभी भी अवतल दर्पण द्वारा कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा और आभासी कब बनेगा, वस्तु को हम कहाँ रखें। तो 4 इसमें ऑप्शन है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन देख के आप बेटा बता सकते हो कि वस्तु को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको 6 स्थितियां बताया था। पहला मैं यहाँ पे तो डिस्कस कर ले रहा हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चन है बेटा मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर, और अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पे अगर किसी वस्तु को हम रखते हैं तो हमने आपको 6 प्रॉपर्टी बताया था। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर देखो ये हमारा कौन सा दर्पण था लल्ला, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण मैंने बताया था कि ऐसा दर्पण जिसके गोली खंड पे इस प्रकार पॉलिश करो कि जो परावर्तन हो बेटा उसके दबे हुए तल से हो। तो हमें ये इसका उभरा हुआ तल है और ये इधर क्या है, दबा हुआ तल है, ठीक बेटा। तो हमें परावर्तन कहाँ से कराना है, दबे हुए तल से। तो हमें मतलब पॉलिश कहाँ करना पड़ेगा, उभरे हुए तल पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था, ये भी बताया था कि जो मध्य बिंदु होता है बेटा उसको ध्रुव कहते हैं, और ये चीज़ हमारा इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको थोड़ा सा हमने मुख्य अक्ष को बड़ा बना लिया। यहाँ पे एक वस्तु है बेटा, उसका नाम यहाँ पे ये क्या मान लिया हमने, अनंत है, ठीक है। तो अब हमने आपको ये चीज़ ये क्या बताया था कि अगर किसी वस्तु को पहली स्थिति में कि अगर किसी वस्तु का नाम हम दे देते हैं ए बी, कोई वस्तु है और पहले स्थिति में बेटा वस्तु ए बी को हमने अनंत पर रखा है। तो मैंने आपको वहाँ पे ये लिखा था कि अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है बच्चा वो कहाँ बनता है, उसके फोकस पर बनता है। और फोकस पर बनेगा तो कैसा बनेगा बेटा, बिंदु आकार का बनेगा। और वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। पहली स्थिति तो ये हो गई। इस वस्तु को जब हम क्या करते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बेटा फोकस के अलावा कहाँ आ जाता है, सी और एफ के बीच आ जाता है। तो जब किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं दर्पण में, अवतल दर्पण में, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। फिर आगे हम क्या करते हैं, इस वस्तु को उठा के बेटा कहाँ रख देते थे, वक्रता केंद्र पे रख देते थे, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता था, ठीक है ना, तीसरी स्थिति में। चौथी स्थिति बेटा जब वस्तु को हम कहाँ रख देते थे, सी और एफ के बीच रखते थे तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बन जाता था। और पांचवा स्थिति था बेटा कि जब वस्तु को हम कहाँ रख देते थे, फोकस पे रख देते थे, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर चला जाता था, अनंत पे चला जाता था। केवल एक स्थिति ऐसी होती है लल्ला कि जब किसी वस्तु को हम कहाँ रख दें बेटा, इस वस्तु को हम कहाँ रख दें, फोकस और ध्रुव के बीच रख देते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है बेटा, आभासी बनता है।
और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है लल्ला, वो हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसमें ऑप्शन में आपसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अवतल दर्पण में हमें वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, सीधा बनाना है और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है और आभासी बनाना है। तो वस्तु को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? तो वस्तु को आपको कहाँ रखना पड़ेगा? फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच। तो चौथा ऑप्शन देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है दर्पण की वक्रता केंद्र पे। पहला गलत है बेटा, कि दर्पण की वक्रता केंद्र पे किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो आप पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है दर्पण के फोकस पर। दर्पण की फोकस पे किसी वस्तु को रखोगे बेटा अवतल दर्पण में, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे चला जाएगा? अनंत पे चला जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा बेटा दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखेंगे बेटा। तो अगर सी और एफ के बीच किसी वस्तु को रख रहे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा बेटा? सी और अनंत के बीच चला जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव पी और फोकस के बीच रखने पर, तो दर्पण का ध्रुव पी और फोकस के बीच जब किसी वस्तु को रखोगे बेटा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो पहला क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन क्या होगा बेटा? आपका सही होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था बेटा। ये चीज़ें मैंने क्यों डिटेल से बताया? क्योंकि जितनी सारी चीज़ें हैं बेटा, ये चीज़ें मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग किया जाता है, करना होता है? ठीक है ना बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ध्यान से कि अब इसमें बेटा निकट दृष्टि दोष पूछा है। 2 तरह के दोष मैंने आपको पढ़ाया, निकट दृष्टि दोष भी पढ़ाए थे और दूर दृष्टि दोष भी पढ़ाए थे, जरा दृष्टि दोष भी पढ़ाया था, अबिंदुकता भी पढ़ाया था और वर्णांधता भी पढ़ाया था। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि ऐसा दोष बेटा कि जिसमें निकट की चीजें वस्तुएं तो क्या होती है बेटा? दिखाई देती हैं। अगर किसी इंसान को बेटा निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीजें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता वो व्यक्ति, तो हम कहते हैं बेटा उसे कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? दूर की वस्तुएं क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की चीजें नहीं दिखाई देती, तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। नाम से कभी मत जाना, क्योंकि नाम में लगा है ना कि नाम में आ रहा है बेटा दूर दृष्टि दोष और बेटा एक आ रहा है निकट दृष्टि दोष। तो ज्यादातर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि नाम से ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि निकट की चीजें नहीं दिखती होगी, और दूर दृष्टि से क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूर की चीजें नहीं दिखती होगी। तो नाम से मत जाना, यहाँ बेटा नाम बेटा जैसा है इसका जस्ट उल्टा। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की चीजें वस्तुएं दिखाई देती होंगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती होंगी, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो कौन सा लेंस या दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो चश्मे में बेटा लेंस का ही उपयोग करते हैं, दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन में बेटा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो बेटा निकट की वस्तुओं को देखने के लिए हम क्या करते हैं, और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तुएं ना दिखाई दे, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम चश्मे में अवतल लेंस का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? दूसरा ऑप्शन लल्ला आपका सही हो सकता है कि किसी भी बंदे को निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट दृष्टि दोष उसका खत्म करना है, तो चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग कर दो, तो वो क्या होगा बेटा? उसको दूर की भी चीजें दिखेंगी। ठीक है ना, मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होती है? दूर की चीजें नहीं दिखती हैं तो दूर की चीजें उसको दिखने लगेंगी। ठीक है, तो पहले का ख का दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस बेटा दूर दृष्टि में हम करते हैं। अगर तुमसे ये कहता कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि दोष में बेटा निकट की चीजें नहीं दिखती है, तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष है ना बेटा उसको, तो निकट दृष्टि दोष में उसको दूर की चीजें नहीं दिख रही होंगी, इसलिए अवतल लेंस का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ग कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला का ग कि विद्युत ऊर्जा की यूनिट क्या हो सकती है? तो 4 ऑप्शन है लला। एक है बेटा वाट, और दूसरा है बेटा पहला ऑप्शन है वोल्ट, पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है बेटा एम्पियर, और चौथा ऑप्शन है बेटा वॉट सेकंड। क्या है बेटा? वॉट सेकंड। ठीक है ना, ये ऑप्शन है आपके दिए हैं, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपको पढ़ाया मैंने जूल होता है। अब जूल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कैसे करें कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? देखो, ये तो बेटा विभव या विभवांतर का मात्रक होगा, ये शक्ति का मात्रक होगा, ये बेटा धारा का मात्रक होगा। इसका मतलब यही एक बच रहा है, यही हमारा क्या हो सकता है बेटा? विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो सकता है। कैसे? क्योंकि आप जानते हो बेटा शक्ति बराबर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? P बराबर W/T
टी पढ़ाया था, कार बटा समय पढ़ाया था। शक्ति बराबर क्या होता है, सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार बटा क्या होता है, समय। कार का मात्रा क्या होता है, जूल, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं लल्ला, वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वॉट कहते हैं, ठीक है ना। तो जूल प्रति सेकंड को वॉट कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखो दिख रहा है, अब हम जानते हैं विद्युत ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, तो क्या हम इसको जूल में ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जूल प्रति सेकंड को हम वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉट। तो हम यहाँ पे गुणा तो कर सकते हैं ना, तो हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, जूल बराबर हम लिख सकते हैं क्या, वॉट सेकेंड। तो जहां वॉट सेकंड होगा बेटा, वहां उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ग का बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको कि कहीं हो सकता है आपको जूल ना देके बेटा उसके स्थान पे वॉट सेकंड दे सकता है। तो एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाता है आपका, ठीक है, कि बच्चा कितना उसका दिमाग चल रहा है, केवल आपका मेंटालिटी वो चेक करता है कि बच्चा कहाँ तक सोच सकता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको करा रखा है, तो फटाफट क्या करो, इसको नोट करो। और क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम हैं। तो बेटा चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं कि मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम गलत है बच्चा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये भी गलत है, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम बेटा प्रेरित धारा की दिशा को हम क्या करते हैं, याद करते हैं। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये बिल्कुल राइट है बच्चे, कि इससे हम क्या करते हैं, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो तुम्हारा ओम का नियम तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर घ का तीसरा ऑप्शन सही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सही होगा। इसी से हम क्या करते हैं बेटा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को हम क्या करते हैं, बताते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो घ का तुम्हारा क्या हो गया बेटा, थर्ड नंबर आपका सही हो गया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब दूसरा का क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। अभी मैंने बताया दूरदृष्टि दोष क्या होता है, आपको लिखना है। और कह रहा है इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा। आपको सबसे पहले लिखो, हेडिंग डालोगे क्या, दूरदृष्टि दोष। इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, कि ऐसा दोष जिसमें क्या होती है बेटा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। निवारण के लिए कह रहा है, तो चश्मे में हम क्या करते हैं बेटा, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो लिखोगे हेडिंग डाल के निवारण, तो इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना था बेटा, 2 नंबर आराम से आपको मिल जाता। 1 नंबर दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस पे आ जाता। एक बेटा इसका निवारण लिखने के लिए 1 नंबर आपको मिल जाता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेना है। अब क्या कह रहा है, 2 का ख कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकीर्णन मैंने बताया था बेटा, फैलना, प्रकाश के किरणों का फैलना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। कि जब प्रकाश किरणें क्या होती है बेटा, वायु वगैरह में जब चलती है ना बेटा, तो वायु में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, वायु के कण होते हैं। जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, उन पे पड़ती है ना बेटा, तो पड़ने के बाद क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, फैल जाती हैं, ठीक है ना। और यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। देखो क्या मैंने बताया, इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, किसी वायु वगैरह माध्यम में चलती हैं, तो क्या होता है, वायु के माध्यम में विभिन्न क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं, और उन कणों से प्रकाश किरणें टकरा कर क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। फैलने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है ना। अब एक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने, जिनका नाम था लॉर्ड रेले। क्या नाम था, लॉर्ड रेले। ये साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने प्रकीर्णन के बारे में क्या बात बताई, कि अगर जो प्रकीर्णन की जो मात्रा है ना बच्चा, वो क्या है, अगर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से क्या है, कम है, सूक्ष्म है, तो क्या होगा, जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या बात बताया इन्होंने, कि प्रकाश के प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है, कि वो क्या होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्घात के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकीर्णन जो होता है, क्या होता है लल्ला,
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के कौन से घात के, चतुर्घात के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रकीर्णन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ के पावर क्या 4। ठीक है ना बेटा। ये कब होगा, जब प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी बेटा, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की मात्रा किस आकार से क्या होगी, कम होगी, बहुत सूक्ष्म होगी, तभी ऐसा संभव हो सकता है कि प्रकीर्णन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/λ के पावर 4। इसका मतलब क्या होता है, अगर 1/λ के पावर 4 लिखा है, इसका मतलब अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घट जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ घट जाएगा, और ये चीज़ घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें बात किसने बताया था बेटा, लॉर्ड रेले, जिनका नाम था, साइंटिस्ट का नाम लॉर्ड रेले, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने बात बताई। ठीक है। तो ये था दूसरा का ख। अब दूसरा का ग क्या कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो लल्ला मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रखा था, और प्रकाश के अपवर्तन में मैंने अपवर्तनांक पढ़ा रखा है आपको, और अपवर्तनांक में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखा है कि कौन से माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है और कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है और निकालने का तरीका भी बताया था। ठीक है ना। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था अपवर्तनांक में कि म्यू बराबर होता है C/V। म्यू को बेटा अपवर्तनांक बोलते हैं या n से अपवर्तनांक को लिखते हैं। तो म्यू बराबर क्या होता है C/V। किसी किसी बुक में म्यू को n से लिखा जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चाहे आप म्यू लिखो चाहे आप n लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है लल्ला। अब देखो यहाँ से अगर मैं b का मान निकालना चाहूँ तो b बराबर क्या होगा C/म्यू। अब देखो जहाँ c क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, और v क्या होता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में आप निकालना चाहते हो। तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपको दे रखा है कि कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हम किससे लिखते हैं, म्यू से। यहाँ g लगा दिया तो g का मतलब होता है ग्लास, ग्लास की हिंदी होती है कांच। तो कांच का अपवर्तनांक, म्यू को पढ़ते हैं अपवर्तनांक, इसको क्या पढ़ते हैं ग्लास। तो कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है लल्ला, 1.5 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि इस माध्यम में, मतलब कांच माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो v तो चाल है, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया g, तो कांच में प्रकाश की चाल, तो आपसे पूछा जा रहा है ये कितना होगा। तो ये सूत्र लगा लेंगे, जहाँ v है वहाँ कर देंगे bg। तो bg बराबर क्या हो जाएगा c, और म्यू के स्थान पर हो जाएगा म्यू जी। ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, c का मान आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और म्यू जी का मान 1.5, और 1.5 का भाग 3 में दोगे तो क्या आएगा, bg का मान 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो ये 2 नंबर का ग क्वेश्चन था। अब बेटा 3 का क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, और क्वेश्चन नंबर 3 का है और 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो फटाफट हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम 3 का 8वां क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम 3 का पहले देख लें, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है। तो चलो और अच्छे से मेहनत करते रहेंगे आप सब, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिनों नहीं बचा है बेटा। जितना पढ़ाया जाता है पर डे आप मेहनत करते रहो, ताकि बेटा अगर आप कंटिन्यू लगातार लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे चैनल के साथ, तो बेटा आपको बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट हर सब्जेक्ट का मिलेगा बेटा, हर चीज़ करा दी जाएगी। ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर क्या करता हूँ बेटा, 3 का क करता हूँ। 3 का क देखो कह रहा है क्वेश्चन में
कि निम्न चित्र में प्रतिरोध दे रखा है। पहले चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो देखो चित्र बनाते हैं पहले, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। चित्र कुछ इस तरह से बनाया जाए, इस तरह का चित्र है। मेरा चित्र थोड़ा सा अगर सही ना बने बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है हमारी। बैटरी लगा हुआ है ऐसे, इस तरह से। यहाँ चाबी लगा है, यहाँ एक यंत्र लगा दिया गया है अमीटर। फिर बेटा इस तरह से ऐसे एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया है, ठीक है। और ऐसे इस तरह से, और फिर यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये बोला गया है यहाँ पे बेटा ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ का जो वोल्टेज दे रखा है आपको 18 वोल्ट दे रखा है। मतलब यहाँ का जो विभवांतर है वो 18 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 18 वोल्ट, 18 वोल्ट, ठीक है। R1 का मान आपको दे रखा है, R1 बराबर दे रखा है बेटा कितना ओम? 15 ओम। R2 का मान कितना दे रखा है? R2 का मान दे रखा है 10 ओम। R3 का मान दे रखा है 30 ओम, और R4 का मान दे रखा है कितना? 5 ओम। R5 का मान दे रखा है 20 ओम। तो R4 का मान 5 ओम, R5 का मान 20 ओम, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि फिगर बनाया। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है कि इस परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा। कुल टोटल मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए और परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले देखो ध्यान से, पहले हमने आपको पता है धारा की दिशा किधर होती है? बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। पहले मैं धारा देख लेता हूँ कैसे कैसे प्रभावित होगी। ऐसे धारा चलेगा, जब धारा यहाँ पे पहुंचेगा इस बिंदु पर, तो धारा के पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। तो मैंने आपको बचपन से बताते आ रहे हैं बेटा कि अगर जहां पे करंट डिवाइड हो जाए, आप जान लेना बेटा वो सभी प्रतिरोध कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम होंगे। और जहां पे करंट डिवाइड नहीं हो रही है वो कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो देखो यहाँ पे अगर ये करंट आई बेटा पहुंचेगी, जब आई यहाँ पे, तो आई 3 भागों में बटेगी। कुछ भाग इधर जाएगा आई का, कुछ भाग इधर जाएगा और कुछ भाग इधर जाएगा। तो आई 3 हिस्सों में बढ़ेगा। इसका मतलब ये तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो जैसे मैं मान लूं कि चलो आई का कुछ भाग मतलब I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया और I3 इधर चला गया। तो अब इधर से कौन सा आ रहा है? कौन सा करंट आ रहा है? I1 तो आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, फिर इधर से I3 आ रहा है। अब यहाँ पे जब ये तीनों मिलेंगे तो इधर कितनी करंट जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये किसके बराबर है? I के बराबर है। जब ये आई यहाँ पे पहुंचेगा फिर आई कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में। क्यों? क्योंकि 2 रास्ता है, कुछ आई का भाग इधर जाएगा, कुछ आई का भाग इधर जाएगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये भी कौन से क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ भी करंट क्या हो रही? बट रही है। तो जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाती है बेटा कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। पहले तो हम सॉल्व करते हैं कि इनको सॉल्व करें समांतर क्रम में कितना तुल्य प्रतिरोध आता है, फिर इनको सॉल्व करें कितना आता है, फिर इन दोनों को क्या करेंगे बेटा? इन तीनों को हटा के इनके स्थान पर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा बेटा उसको लगा देंगे, और इन दोनों को सॉल्व करके जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उनके स्थान पे ये लगा देंगे, ठीक है। तो देखो समांतर क्रम संयोजन मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्या होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन? समांतर क्रम संयोजन तो याद करो हमने पढ़ाया है आपको कि 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 1/r। ये होता है बेटा प्रतिरोधों का संयोजन। लेकिन कौन सा क्रम संयोजन? समांतर क्रम संयोजन। कितने प्रतिरोध हैं? पहले हम इसमें लगाते हैं समांतर क्रम। तो 1 2 3,
तो जब इनमें लगाएंगे तो 1/r मान लेते हैं, तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो देखो 1/r1 का मान कितना है 15, R2 का मान कितना है 1/10 और R3 का मान 1/30 बराबर 1 क्या आ गया, R आ गया। इसका एलसीएम क्या होगा, आप सब जानते हैं कि एलसीएम कितना होगा 30 होगा। अब इसका 30 का गुणा करो, 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30 और 30 एक कम 30, इतना तो पता ही होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। 3 2 5 1 6, 6 बटा कितना हो जाएगा लल्ला, 6/30 आ जाएगा, मतलब 1/r बराबर आ जाएगा हमारा 6/30। और जैसे हम इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो r बराबर हमारा क्या आ जाएगा 30/6 और 6 कम 6 6 पंचे 30। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, R बराबर 5 ओम आ गया। कितना ओम आ गया, 5 ओम आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन तीनों प्रतिरोधों को हटाएंगे, इनके स्थान पे कितना 5 ओम का प्रतिरोध लगा दें। ठीक है, अब इसको भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं ये वाला, उसके बाद देखते हैं कि ये वाला जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो कितना आएगा। ठीक है, तो एक फटाफट स्क्रीनशॉट लो। तो ले लिया होगा आपने, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। याद रखना R का मान कितना आ गया 5 ओम। अब हमको यहाँ पे लगाना है समांतर क्रम संयोजन, तो बेटा यहाँ पे उसको हमने R से माना था, इसको मान लेंगे 1/r डैश। तो 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, 1/r4 प्लस 1/r5। तो देखो क्या आ जाएगा 1/r, R4 का मान कितना है 5 प्लस 1/20 था ना बेटा, कितना ओम था 20। तो देखो अब इसका एलसीएम कितना होगा लल्ला, 20 एलसीएम हो जाएगा। 5 चौका कितना 20 और 20 से कम 20, तो कितना आ जाएगा 5/20। ठीक है, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि R डैश बराबर आ गया 20/5। तो 5 चौका कितना 20, तो 4 ओम आ गया बेटा। तो इसका मतलब इनको हटा के इसके स्थान पर हम कितने ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं, 4 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो एक नया डायग्राम बनाते हैं, हम इन तीनों को हटाते हैं, इनके स्थान पे 5 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं, इन दोनों को हटाते हैं, इनके स्थान पे एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं। तो कैसे करें देखो, इसी फिगर में हम बना देते हैं, क्योंकि फिगर आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिखा होगा। तो चलो यहीं पे लगा लेते हैं, इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे कितने ओम का 4 ओम का हमने प्रतिरोध लगा दिया। अब इन तीनों को सॉल्व करके हमने कितने ओम का प्रतिरोध लगाया बेटा, देखो कितने ओम का प्रतिरोध लगाना है हमको, यहाँ पे 5 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, अब ये कितना सिंपल हो गया। अब यहाँ से जो धारा चलेगी बेटा, आई धारा अगर इसमें जाएगी तो यही आई धारा इसमें जाएगी, क्योंकि अब रास्ता नहीं बदल रहा है तो धारा का मान नहीं बदलेगा, और धारा का मान नहीं बदलता है बेटा तो सभी प्रतिरोध कौन से क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़ने का तरीका क्या होता है, 1/r बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn। ठीक है ना, यही श्रेणी क्रम होता है ना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। देखो लल्ला क्या बताया था मैंने सूत्र, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। ये सूत्र मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, 2 हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ R तुल्य लिख लो, लिखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो R तुल्य बराबर आ जाएगा 5 प्लस 4, तो 5 4 कितना ओम 9। ये तुम्हारा टोटल कुल प्रतिरोध, तो तुमसे परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछा जाए तो कितना ओम 9 ओम। अब परिपथ में बहने वाली धारा का मान पूछा है, तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है I इंटू R। तो R का स्थान पे यहाँ जाएगा बेटा R तुल्य, तो I बराबर क्या आ जाएगा B/R तुल्य। तो देखो कितना आएगा I का मान, B का मान 18 दे रखा है, R का मान है कितना 9,
तो 9 1 9 दूनी 18, तो 2 एम्पियर की धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी। तो आई का मान कितना आ गया, आई बराबर आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, ये परिपथ में बहने वाली धारा का मान हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चे कि आपको ये सवाल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है।